आम आदमी के 7 सांसद जो हैं वो बीजेपी में चले गए हैं राघव चड्ढा के अगुवाई में। कौन है ये सांसद, क्या है बड़ी वजह? ये सब के सब जनरल कैटेगरी के सांसद है। तो सोचिए, आम आदमी पार्टी ने दलित पिछड़ों को बिल्कुल राज्यसभा नहीं भेजा था। 7 उसके राज्यसभा सांसद जो जनरल कैटेगरी के हैं वो बीजेपी में चले गए हैं। क्या है वजह, ये भी बताऊंगा। मनोज तिवारी ये बीजेपी के सांसद हैं। ये कह रहे हैं कि अगर मछली लहसुन और प्याज में न बना हो तो उसे हम शाकाहारी कह के खा सकते हैं। और सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया है। क्या है बहुजन आंदोलन का दम? सोचिए, आज सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री हैं तो क्या ये आरएसएस ने बनाया है, या क्या ये बहुजन जगदेव बाबू की शहादत का नतीजा है, मान्यवर कांशीराम साहब के आंदोलन का नतीजा है? और बाबा साहब के संविधान में अगर वोट की ताकत न होती तो क्या बहुजन, जिनको स्कूल नहीं जाने दिया गया, पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, वो क्या आज मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचते? और एसआईआर का कमाल देखिए, 65 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया है। जो चुनाव करा सकता है देश में वो वोट नहीं डाल सकता है। तो सोचिए, बंगाल में पूरे देश की नज़र है बंगाल पर। वहाँ लगभग 90 लाख लोगों के वोट कटे हैं। जो मैंने आपको कल कहा था, लोग कह रहे हैं कि वहाँ 90% वोटिंग हुई है। आज पूर्व चुनाव आयुक्त ने भी कहा है कि जब 9 मिलियन लोगों का वोट कट जाएगा तो परसेंटेज तो बढ़ेगा ही। इसका मतलब है कि ये पहले के अगर सारे वोटरों को मान ले, जैसे मान लीजिए 500 टोटल वोटर है तो 50% भी वोट होगा तो वोट कितना हुआ? 250। लेकिन अगर आप वोट छोड़ दीजिए 300 या 400 वोट छोड़ दीजिए, सोचिए, और तब कहिए कि 400 वोट में भी 100 वोट में भी 90% हुआ है तो 90 वोट हुआ। तो वोट परसेंटेज इसलिए बढ़ा हुआ दिख रहा है क्योंकि वोटर्स के लिस्ट से नाम कटे हैं। क्या है इसके मायने ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ले चलते हैं आपको आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद है। सोचिए, इन सब ने बीजेपी को छोड़ दिया। हरभजन सिंह, ये क्रिकेटर भी हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं। राजेंद्र गुप्ता, विक्रम सनय, स्वाति मालीवाल, आप, राघव चड्ढा, ये सारे के सारे जो सांसद हैं, इन्होंने, संदीप पाठक भी हैं, ये सब के सब इन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है। और बीजेपी को छोड़ने का क्या मतलब है? बीजेपी को छोड़ने का मतलब है कि एक तो लवली यूनिवर्सिटी वाले मित्तल साहब थे, उनको बनाया गया था राघव चड्ढा के जगह पर। उसके बाद उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ी, फिर ईडी की रेड पड़ी, उसके बाद क्या था, ये सब के सब जो छोड़ के चले गए। राघव चड्ढा, संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल। सवाल है कि जनरल कैटेगरी के लोगों की पहली पसंद बीजेपी है तो वो जाएंगे ही। अब ये तमाम विपक्षी दलों को देखना है। सोचिए, बीजेपी बहुजन समाज पर ध्यान दे रही है और बाकी जो विपक्षी दल है वो एससी एसटी ओबीसी को दरकिनार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में संजय सिंह को छोड़ दीजिए तो सामाजिक न्याय का कोई नाम लेने वाला नहीं है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी में बलि ली गई थी संदीप वाल्मीकि की। एक आरोप लगा जिसमें वो अब बरी हो गए हैं। उसके बाद उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई। उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम की हत्या कर दी गई, उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। आज नतीजा है कि उस आम आदमी पार्टी के सारे लोग एक एक कर छोड़ रहे हैं। उन्होंने जमकर जनरल कोटे के लोगों को राज्यसभा भेजा था पंजाब कोटे से। और सवाल है कि ये सारे लोग जो बीजेपी में जा रहे हैं, ये क्यों न माना जाए कि इनका नस दबा हुआ है? ये बड़ा सवाल है। तो देखिए, ये लोग को समझना है। अब बात बता रहा हूं मैं बीजेपी की। बीजेपी दलित पिछड़ों पर फोकस कर रही है। बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं। सवाल है कि क्या ये सम्राट चौधरी मजबूरी में मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया है? कांग्रेस ने लगातार दलित पिछड़ों को दरकिनार किया, उसी का फायदा बीजेपी उठा रही है। और बीजेपी लगातार रिप्रेजेंटेशन के नाम पर तो दलित पिछड़ों को आगे कर रही है। लेकिन सवाल है कि एक मुख्यमंत्री बनने से पूरे दलित पिछड़ों का भलाई नहीं होगा। जो पॉलिसी लेवल पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कांग्रेस के समय में पॉलिसी लेवल पे इतना काम नहीं होता था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक काम था। लोगों की नौकरियां मिलती थी, रिजर्वेशन लागू था। हाँ, पॉलिटिकल लेवल पे बड़े पैमाने पर वो रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखता था। लेकिन बीजेपी में बड़े पैमाने पर रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, लेकिन जनरल का कट ऑफ जो है ओबीसी के कट ऑफ से नीचे आ रहा है। इसी में एनएफएस हो रहा है। एससी एसटी ओबीसी की भलाई तभी होगी जब उनको सरकारी नौकरियां मिलेंगी। सरकारी नौकरियां कट हो रहे हैं, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो। तो सवाल है कि जो बहुसंख्यक आबादी है, आपको एक मुख्यमंत्री तो दिया जा रहा है, आपको मंत्री तो दिया जा रहा है, लेकिन आपके समाज की भलाई नहीं हो रही। आपने कल देखा 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला यूपी में आज भी लटका हुआ है। एक शेड्यूल कास्ट समाज के, पिछड़े समाज के युवा ने मटकी लटका के प्रदर्शन किया और कहा कि यही मेरा भविष्य है। अब तो खैर यूपी में कह दिया है, सुने कि बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि अगला मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ होंगे। तो वहां तो मैदान साफ है। वहां इस बार लड़ाई दलित पिछड़े बनाम जनरल में होना तय है। और योगी आदित्यनाथ को अगर मुख्यमंत्री घोषित कर दिया तो देखते हैं आगे क्या होता है। अखिलेश यादव को पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नाम पर बड़ी सफलता मिली थी, 37 सीट जीते थे। क्या अखिलेश यादव पीडीए पर बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल है।
लगातार योगी आदित्यनाथ ने SC ST OBC की ओर फोकस किया है, ये भी बड़ा सवाल है। आज ये जो सफलता मिल रही है, अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, सोचिए विजय सिन्हा को दरकिनार करके, तो इसकी वजह है जगदेव बाबू की शहादत, जिन्होंने कहा था, बहुजन समाज के वो तमाम नेता जिन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, और उसमें लालू यादव का भी देन है, जिनके डर से ये सब हो रहा है कि कहीं पिछड़ा को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो पिछड़ा गोलबंद न हो जाए, अति पिछड़ा गोलबंद न हो जाए। ये देन है जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का। तो जगदेव बाबू की शहादत है, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर की राजनीति है, लालू यादव का दबाव है, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी का दबाव है। यूपी में हो रहा है तो ये पूरे देश में हो रहा है, तो ये बाबू जगजीवन राम से लेकर मान्यवर कांसी राम साहब, जितने बहुजन समाज के नेता हुए जिन्होंने सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाया है, ये उसका प्रतिफल है कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन आप सफल तभी होंगे, आपका नाम बड़ा तभी होगा जब आप सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के पक्ष में काम करेंगे, जो भारत के संविधान में निहित है। तो बहुजन समाज के नेताओं से बहुजन समाज का भला तभी होगा जब पॉलिसी बनेगी। जैसे जब बाबू जगजीवन राम इंदिरा गांधी सरकार में थे तो PB पर्स खत्म हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, PSU कंपनियों में नौकरियां आरक्षित हुई, यहाँ तक कि पानी पिलाने वाले को भी नौकरियां आरक्षित हुई। ये पॉलिसी का सवाल होता है। लेकिन जब से बीजेपी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जानबूझकर जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं जो PhD कर लेते हैं उनको किस तरह से NFS कर दिया जा रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। वाजपेयी की सरकार से सब शुरू हुआ था, प्राइवेटाइजेशन का लंबा एक दौर चला, मनमोहन सिंह के दौर में भी चला, लेकिन इतना नहीं जितना इस सरकार में चल रही है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपके समाज का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाने से तब तक भला नहीं होगा जब तक पॉलिसी नहीं बनी। जैसे नीतीश कुमार ने कुछ पॉलिसी बनाई, पिछड़े अति पिछड़ों को उन्होंने जमकर लोकल बॉडी में रिप्रेजेंटेशन दिया, महिलाओं के लिए पढ़ाई का प्रावधान कराया। तो नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक सरकारी नौकरियों की कमी नहीं हुई। फिलहाल सम्राट चौधरी ने अभी अपना RSS का एजेंडा को ही आगे बढ़ाया है और 2 बड़ी उनकी घोषणाएं हुई हैं, जिसमें एक जो है विष्णु भगवान का मंदिर बनना है, कॉरिडोर बनना है, उसके बाद सोनपुर वाला जो है वो कॉरिडोर बनना है। तो फिलहाल उनका नज़र धार्मिक एजेंडे पर है, जो कि RSS का एजेंडा है। देखते हैं कि स्कूल कॉलेज वाला एजेंडा जो है वो आगे बढ़ता है कि नहीं, जिससे बहुजन समाज का भला हो। तो जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मेरी कोशिश होती है कि बहुजन समाज के, इस देश के संवैधानिक टेम्परामेंट की बातें क्या हो रही है वो आपको बताऊं। बाबू जगजीवन राम जब रक्षा मंत्री थे तब बांग्लादेश के, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। बाबू जगजीवन राम ने लगातार बैंकों के PB पर्स खत्म करना हो या बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, नौकरियों का प्रावधान हो, उसमें उन्होंने बड़ा योगदान दिया और बाबा साहब के संविधान को अमली जामा पहनाया। रामविलास पासवान जी ने भी इस काम को बखूबी किया, लालू यादव ने भी इस काम को बखूबी किया है। मान्यवर कांसी राम साहब ने तो घर घर राजनीतिक चेतना जगाई SC ST OBC पिछड़ों में कि आप भी राजनीति में आइए। नहीं तो देखेंगे कि चुनाव के शुरुआती दिनों में जब देश आज़ाद हुआ तो SC ST सीट पर लोग अपने रिजर्व सीटों पर नौकरों को जिताते थे और OBC का तो कोई नाम लेवा ही नहीं था। उसके बाद बाकी सारी सीटें जनरल जीतती थी। आज भी SC ST OBC मिला के 50% से ज़्यादा MLA MP नहीं है, लेकिन वोट का दबाव है, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, इसीलिए हर समाज के लोगों को अब मौका मिल रहा है। लेकिन सवाल है कि जो आपके मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं वो पॉलिसी किस तरह की बनाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है, वो आपको देखना पड़ेगा। बंगाल चुनाव को लेकर पूरे देश की नज़र है, अमित शाह वहाँ डटे हुए हैं, जो कहा जा रहा है। टीवी अखबार के सारे पत्रकार कह रहे हैं, चित्रा त्रिपाठी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि बंगाल में परिवर्तन होना तय है, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है। तमाम जो पत्रकार हैं वो अपने एजेंडे पर लग गए हैं। वहीं 90% वोटिंग की बात कही जा रही है, दूसरे फेज में भी वहाँ वोटिंग होनी है, 4 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन वहाँ सबसे जो वायरल खबर है वो है मछली वाला। जो मनोज तिवारी है उन्होंने कहा है कि भैया हम जो मछली खाए हैं वो लहसुन और प्याज में नहीं बना था, तो वो जो मछली है वो शाकाहारी है, ये उनका वर्जन है। देश की फाइनेंस मिनिस्टर भी कहती कि मैं लहसुन नहीं खाती, मैं प्याज नहीं खाती है, तो ये बड़ा मसला है। और वहीं चुनाव आयोग को लेकर बड़े चैलेंजेज है। फिर से 73 सांसदों ने लगभग नोटिस दिया है कि इनके खिलाफ क्यों नहीं इम्पीचमेंट लाया जाए, महाभियोग लगाया जाए। वहीं 65-70 ऐसे कर्मचारी सामने आए हैं जो चुनाव तो करा रहे हैं लेकिन उनका खुद का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो ये बड़ी खबरें हैं राजनीतिक रूप से। आप लोग बताइए कि क्या सम्राट, अगर बहुजन मिशन न होता, बहुजन आंदोलन न होता, जगदेव बाबू की शहादत न होती, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की राजनीति न होती, लालू यादव का पिछड़ा राजनीति न होता, तो क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन पाते? RSS अब धीरे धीरे दलित पिछड़ों को आगे बढ़ा रही है। और सवाल है कि क्या पॉलिसी आज के समय में, क्या कांग्रेस और बीजेपी का अगर तुलना करें तो बहुजनों के लिए पॉलिसी किसके समय में ज़्यादा बेहतर बन रहा है? हमें आप अपनी राय भी जरूर दे सकते हैं, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।